तो आपके जो सबसे पहले डिफेक्ट्स आते हैं फील्ड में वो आपके पेरासेंट्रल स्कोटोमास होते हैं, ठीक है। अब ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये फील्ड नहीं है क्योंकि द विजुअल फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रेटिना, ठीक है। अगर आपकी टेम्पोरल रेटिना से स्टिमुलेशन आएगी रेज तो वो आपके नेजल विजुअल फील्ड से आएगी। अगर आपकी नेजल विजुअल रेटिना से स्टिमुलेशन आएगी तो वो टेम्पोरल से आएगी। सुपीरियर को इंफीरियर से आती है और इंफीरियर को सुपीरियर से आती है, ठीक है। ये मैं आपको विजुअल फील्ड्स में ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप ये समझे कि ये रेटिनल डिफेक्ट्स है। फील्ड में कहाँ आपको स्कोटोमा नजर आते हैं वो एक डिफरेंट बात है। तो आपकी जो सबसे पहले स्कोटोमा आता है उसको हम पेरासेंट्रल स्कोटोमा कहते हैं। ये पैरेलल डिस्क के लिए हो गई या फोविया के लिए हो गई? ये इसी तरह आपके टेम्पोरल साइड पे होता है, ठीक है। पेरासेंट्रल स्कोटोमा ये सेंटर है ना, इसको इसने छोड़ा है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क का सेंटर मतलब ऑप्टिक ये डिस्क। अब देखो ऑप्टिक डिस्क और आपका जो फोविया है ये दोनों आपके सेंटर में आते हैं जब आप फंडस देखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्कोटोमा जो है ये आपके अर्ली स्टेज अर्ली फील्ड डिफेक्ट्स का स्कोटोमा है, ठीक है। इसमें पेरासेंट्रल स्कोटोमा अर्ली फील्ड डिफेक्ट्स में ये टेम्पोरल है, कभी कभी ये नेजली भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एंड यू हैव टू चूज द रेफरेंस पॉइंट दिस। मुझे समझ नहीं आ रहा। देखें ये आपका रेटिना है, ठीक है। सेंटर में आपका फोविया है, ये आपका डिस्क है, ठीक है। तो जब आपके ग्लाइकोमिक चेंजेस होंगे जिस तरह कल हमने डिटेल में उसको वो बात की थी उस पे, तो आपका जो स्कोटोमा होगा मतलब आपका जो गैंग्लियन लेयर या नर्व फाइबर लेयर की डैमेज होगी वो यहाँ पे होगी, अर्लीस्ट चेंजेस इस पॉइंट जो बिगिनिंग में है। और इसको हम पेरासेंट्रल स्कोटोमा कहते हैं। ये टेम्पोरल साइड पे है। कभी कभी ये पेरासेंट्रल स्कोटोमा आपके नेजल साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ जो दूसरे चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ ऑप्टिक डिस्क या बेयरिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क। ये आपका ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ये आपका डिस्क है। तो यहाँ पे ये स्कोटोमा, ये फिजियोलॉजिकल स्कोटोमा है ना, नॉर्मल, ये स्कोटोमा बढ़ जाता है, इसको बेयरिंग ऑफ डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। बढ़ जाए एनलार्जमेंट या बेयरिंग, कपिंग नहीं कपिंग, ये कपिंग इस डिस्क के अंदर की कपिंग की बात है, वो 10/3 जो ठीक है। 10/3 से ले वो 10/7 जी सर। ठीक है, वो जो हमने कल बात की। तो ये इनलार्जमेंट ऑफ द डिस्क हो जाता है, ये भी अर्ली फील्ड डिफेक्ट्स है, ओके सर। ठीक है। इसके बाद आपका एक और स्कोटोमा आता है, अगर ये हम फंडस कंसिडर करें और ये आपका फोविया है और ये आपका डिस्क है, ठीक है। तो इस डिस्क से ये स्कोटोमा इस तरफ ऐसे जाता है, ऐसा स्कोटोमा आ जाता है, मतलब ऐसे रेटिनल डिफेक्ट्स हो जाते हैं अर्ली स्टेजेस में, और इसको हम कहते हैं सीडल स्कोटोमा, सीडल स्कोटोमा, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस जो है उसमें आपका बेयरिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन जब ये बेयरिंग हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो ये फिर फिजियोलॉजिकल नहीं रहता, पैथोलॉजिकल बन जाता है, ठीक है। थर्ड जो है आपका सीडल स्कोटोमा, ठीक है। ये आपके अर्लीस्ट फील्ड डिफेक्ट्स है। और एक बात आप याद रखें कि ये चीज भी अक्सर एमसीक्यूज में आती है
कि सबसे पहले फील्ड इफेक्ट्स कौन से साइड पे होते हैं, ठीक है, कौन से साइड पे सबसे पहले फील्ड इफेक्ट्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि नेजल फील्ड इफेक्ट्स सबसे अर्लीस्ट होते हैं, और नेजल फील्ड इफेक्ट्स जो है आपके टेम्पोरल रेटिना को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ये पॉइंट है ना, नेजल फील्ड इफेक्ट्स अर्लियर इफेक्ट्स, ठीक है, ये आपके अर्लीस्ट फील्ड इफेक्ट्स है। अब हम मॉडरेट फील्ड इफेक्ट्स पे आते हैं। अब आपने अर्क का नाम सुना होगा, अर्क किसको कहते हैं? वो उर्दू में सर अर्क नो वो भी तो वही करना रेनबो किस तरह बना होगा? ऐसे इसको आर्क कहते हैं। ऐसे नहीं सुना ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कंपास हम आर्क लगाते सर, हमने उसको कभी नोटिस नहीं किया सर। आर्क में आते हैं। ठीक है, अच्छा ARC ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। कि बोला तो ये आपका फोबिया है और ये आपका डिस्क है, ओके सर, ठीक है। तो इसके बाद आपके मॉडरेट फील्ड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अर्लियर फील्ड इफेक्ट्स के बाद अब मॉडरेट फील्ड इफेक्ट शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्कोटोमा बनता है और उसको हम अर्क स्कोटोमा कहते हैं। या आर्कुएट स्कोटोमा हम कहते हैं, जी सर। ठीक है। इसको हम जेरेन स्कोटोमा भी कहते हैं, और जेरेन की जो स्पेलिंग है वो इस तरह है, जेरेन, पी इसमें साइलेंट है, यस सर। जेरिक। ठीक है। भी खूबसूरत की आर्कुएट स्कोटोमा, ठीक है। अर्क लाइक स्कोटोमा, ठीक है। यस सर। ये स्कोटोमा आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है। अभी भी इस कंडीशन की आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, ठीक है, क्योंकि दिस इज द साइलेंट थीफ ऑफ विजन एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग इन योर आई, ठीक है। तो ये अर्क स्कोटोमा जो है या आर्कुएट स्कोटोमा, ये रिंग स्कोटोमा बन जाता है, एक दूसरा अर्क बन जाता है, ठीक है। और इसको हम डबल आर्कुएट या रिंग स्कोटोमा कहते हैं, यस सर, रिंग आई के अंदर एक बहुत स्कोटोमा, ठीक है। इसको हम रिंग स्कोटोमा कहते हैं। ये देखो रिंग बनाया है इसने, जी सर, डबल आर्कुलेट, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपका विजुअल फील्ड है, सॉरी ये आपका फंडस है, ठीक है ना। जी सर। सोडोपोडिया स्पेलिंग क्या है? हमारे दोस्त था वो सोडोपोडिया को पो सोडोपोडिया मर्दाने ठीक ही हो जाएगा, चल सदे ठीक है। येने करा 400 माइल बस से एकदा कर में तो आप समझे कि ये जो आपका डबल आर्कुएट स्कोटोमा है या जिसको हम रिंग स्कोटोमा कहते हैं, ये आपका मॉडरेट फील्ड इफेक्ट्स या रेटिनल इफेक्ट्स है, यस। ठीक है। अब इसके बाद जो चेंजेस आती हैं उसको हम पेरिफेरल डिप्रेशन कहते हैं, और पेरिफेरल डिप्रेशन पहले नाम से पता चलता है कि पेरिफेरल है, ठीक है। इसमें आपकी पेरिफेरल जो फंडस है सारा 360 डिग्री पे ये डैमेजेस आ जाते हैं, इसको छोड़ के नियर टू द सेंट्रल उस एरिया को छोड़ के इसको हम पेरिफेरल डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। टनल विजन भी की नहीं टनल विजन तो अभी दूर है। अच्छा, अब इसमें ये भी टनल विजन है, क्योंकि पेरिफेरी से periphery तो डैमेज है, डैमेज है।
टनल तो है, टनल किस चीज को कहते हैं? वो कोहार्ट के टनल पे जब आप जाते हैं आपको, स्वाद के जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो स्वाद वाला इसमें खुले हैं। हाँ? टूल है पूरी चिप। अच्छा अब देखिए, ये पेरिफेरल डिप्रेशन जो है ना, इस रिंग स्कोटोमा को आप नेग्लेक्ट करके ये पेरिफेरल डिप्रेशन, ओके सर। ठीक है? और इसके बाद जो आपके चेंजेस आते हैं, ये पेरिफेरल डिप्रेशन, यस सर। ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, ठीक है? तुम बड़े ना सीरियस हो, सही है सर। सर अब ठीक है। किसी ने सवाल अच्छा अब देखें, इसके बाद जो चेंजेस आती है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रेक थ्रू, ठीक है? और वो ऐसा है कि आपका पेरिफेरल डिप्रेशन भी है जी सर। और आपके पास रिंग स्कोटोमा भी एट द सेम टाइम है। इस सारे कंडीशन को हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रेक थ्रू। सर मतलब जब एक ही साथ ये तीनों हो जाते हैं। जब एक साथ रिंग स्कोटोमा भी हो यस सर। और पेरिफेरल डिप्रेशन भी सर हो। तो रिंग स्कोटोमा की वजह से पेरिफेरल नहीं हो रहा क्या? ये सेपरेटली हो रहा है क्या? की वजह से कुछ नहीं हो रहा, ये सब एक ह्यूमन डायनामिक्स की वजह से हो रहा ओके है, सर। ठीक है? ये जो वहां पे वो एंगल ब्लॉक है या जी वहां सर। पे इंसफिशिएंसी की थ्योरी है, वहां उन चीजों को आप कंसीडर करें। जी बिल्कुल। और सर अगर सिर्फ आर्कोइड स्कोटोमा हो तो फिर ये पेरिफेरल डिप्रेशन हो सकती है कि नहीं? इसके बाद ही होती है, द पहला स्टेज है। ठीक है? ये पहला स्टेज, इसके बाद ये स्टेज आता है, ठीक है ना? ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस होता है, ठीक है? इसको हम पेरिफेरल ब्रेक थ्रू कहते हैं। ये आपके मॉडरेट फील्ड डिफेक्ट्स हैं, ठीक है? अब इसके बाद आपके एडवांस या एंड स्टेज डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो सबसे सीरियस डिफेक्ट्स, सीवियर या उसको हम एंड स्टेज कहते हैं। डबल आर्कुएट और रिंग स्कोटोमा एक ही चीज है। डबल आर्कुएट को हम रिंग स्कोटोमा रिंग कहते हैं, स्कोटोमा। ठीक है? अब देखें एंड स्टेजेस में आपका क्या होता है। एंड स्टेजेस में आपका जो है ब्रेकडाउन। सेंट्रल प्लस टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन रह जाता है। अब इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली ब्रेक थ्रू बताता हूँ। जो खबर है मैडम ब्रेक। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। HOUGH। इसमें देखें, यस सर। ये आपके एंड स्टेज डिफेक्ट्स हैं। पहले उन्होंने एक छोटी जगह को वो डैमेजेस हो गए, फिर उसके बाद रिंग्स आ गए, उसके बाद फिर ब्रेक थ्रू आ गया। अब आप देखें, ये आपका फॉर एग्जांपल पूरा फंडस है, ठीक है? और यहाँ पे आपका फोविया है, मैकुला है, और यहाँ पे आपका डिस्क है, ठीक है? तो आपके यहाँ पे ये एरिया और टेम्पोरल एरिया रह जाता है, मतलब आप इसको कंसिडर करें, ये वाला ये रह जाता है, बाकी सारा डैमेज हो जाता है, सारा रेटिना आपका डैमेज हो जाता है एडवांस स्टेजेस में, ठीक है? ये आपका सारा रेटिना डैमेज हो गया और इसमें आपको बिल्कुल टनल विजन रह जाता है। जो विजुअल एक्विटी है ना, वो यहाँ इस पॉइंट पे है, ये फोविया में है, ठीक है? विजुअल एक्विटी, ठीक है? बाकी विजुअल एक्विटी आपकी ठीक रहती है, लेकिन पेरिफेरली आपको बस कोई चीज नहीं मिल रहा, ठीक है? इसमें आप समझे, ये आपका सारा पेरिफेरल रेटिना है, ठीक है? यहाँ पे आपका फोविया है, फोविया का के साथ आपका डिस्क है, ठीक है? तो इसके साथ यहाँ पे आपका सेंट्रल छोटा सा पार्ट जहाँ पे मैकुला या फोविया है और साथ में डिस्क, ये रह जाते हैं डैमेजेस से। डिस्क पे भी डैमेजेस होते हैं, ग्लाकोमा में हमेशा ज्यादा डैमेजेस डिस्क पे होते हैं, लेकिन चूंकि डिस्क ऑलरेडी आपका ब्लाइंड स्पॉट है, तो विजुअल एक्विटी जो है ये आपके इस पॉइंट की वजह से, ठीक है?
क्योंकि विजुअल एक्विटी को हम समझते हैं कि दिस इज द सेंट्रल विजन, ठीक है, जो सबसे शार्पेस्ट विजन है, ठीक है। अब इस पेशेंट की अभी भी डायग्नोसिस नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो ठीक सर है। ये फोबिया क्यों नहीं इफेक्ट हो सकता सर? अब होगा, आगे होगा। अब यहाँ आप देखें, ये आपका सारा रेटिना डैमेज हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो सारे रेटिना के डैमेज में ये आपका फोबिया है, यहाँ पे डिस्क है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ जाता है, फोबिया भी जी सर। डैमेज हो जाता है, और टेम्पोरली एक पॉइंट रह जाता है जिसमें वो डैमेजेस नहीं होते, और इसलिए इसको हम कहते हैं ओनली टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन, ठीक है। सिर्फ ये रह जाता है और फाइनल स्टेज में ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है, ये आपके इन स्टेजेस डिफेक्ट है। सर अभी भी पेन का पता नहीं चलेगा, पेन जी। सेंसेशन अभी भी नहीं होगी सर? नहीं, सेंसेशन तो इसकी तो जब डैमेजेस शुरू हुई ना, तो अगर एक सेंसिटिव पेशेंट है उसे पता चलेगा कि मुझे कोई ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, पेन तो उसका नहीं है, लेकिन आपको आपके सामने कोई ब्लैक स्पॉट हो आपको पता चलेगा, लेकिन कोई पेन नहीं होता, इस तरह कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं होता, इसलिए लोगों को इसका पता नहीं चलता, एंगल क्लोजर में तो ठीक है। एंगल वाहिद एंगल क्लोजर में होता है, इसमें भी होता है, लेकिन आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। आपको हेडेक भी होता है, आपको आई पेन भी होता है, तो आई में थाउजेंड ऑफ डिजीजेज है, आप क्या समझेंगे कि ये कौन सी सर डिजीज जी है? आप शिकले बीपी लो जी खाले किस तरह का होता है यार? नहीं, वो अलग बात है। जब आप बहुत देर इस तरह जमीन पे बैठे हो ना और आप उठ जाते हैं तो ऐसा अंधेरा आ जाता है, बाहर से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो अक्सर कमजोरी की वजह से भी होता एचडी चेक कर रहे है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, यस सर। ये आपके विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। सही है सर। अब इसके आगे हम डिजीज पे आएंगे। देखिए रोनी स्टेप देकर कभी मैं आपको एक बात करता हूँ, अगर आपने एक अच्छे बुक को फॉलो करना है ना, और आप कहते हैं कि हम उसको अच्छे से समझे, तो आप शफी जतोई को फॉलो करें। अगर आप कहते हैं कि हम थोड़े और डिटेल में चाहते हैं, तो आप कांस्की को फॉलो करें, और जो चीज़ आपको शफी जतोई में ना समझ आए वो कांस्की में समझ आएगी, और जो चीज़ कांस्की में भी डिटेल में नहीं है वो जतोई में लिखा है। बहुत डिपेंडेंट बुक काज की में तो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें तो पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, तो फिजियोलॉजी भी है। है, उसमें आपके फार्माकोलॉजी की बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें एक दूसरा बुक है कांस्की का, वो छोटा सा बुक, हाँ ठीक है, हैंडबुक ऑफ कांस्की, वो छोटा सा है लेकिन वो क्लिनिकल है, ठीक है। तो आप याद रखें कि जो आपकी फील्ड डिफेक्ट्स होंगे वो कहाँ से शुरू हुए थे, मैकेनिज्म कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से डिफेक्ट्स शुरू हुए हैं, ये आपके ग्लाइकोमेटिक चेंजेस है, ठीक है। और आपके ग्लाइकोमेटिक चेंजेस में रेटिना ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ही डैमेज होता है, और रेटिना का जो डैमेज है ना, ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो ग्लाइकोमा के पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करते, ठीक है। मैं आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा क्लियर करूं कि ग्लाइकोमा के पेशेंट को सपोज आपके ये उसका फंडस है और उसका फंडस ये डैमेज है, तो इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको आपने प्रिवेंट करना है फ्रॉम डैमेजिंग। तो ग्लाइकोमा की जो ट्रीटमेंट है ना, वो प्रिवेंशन के लिए है कि और डैमेज ना करें। मजीद ना खराब हो। जिस तरह टेररिज्म में कुछ लोग मर जाते हैं, उसको आप वापस जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको रोकना है, मजीद ना मरे। ठीक है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है ये प्रिवेंशन के लिए है। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब हम आते हैं, हमारे पास है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। पहला टाइप एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोमा इज प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। सर ना सेवियर केसेस हो रहे हैं।
जी سيفير ولا ديك ارلي شوي समझो قصده شوي देखो ये सारे टाइप्स जो ग्लाकोमा के हैं ना इसमें फील्ड इफेक्ट्स इसी तरह आते हैं जो मैंने एक्सप्लेन की ठीक है ना ये हर ग्लाकोमा के पेशेंट में आ सकते हैं आपने अर्लियर स्टेज पे इसको स्टॉप किया बस स्टॉप हो गए ठीक है ये फील्ड इफेक्ट्स ग्लाकोमा डिजीज के हैं कोई भी टाइप हो सिर्फ हमने एक साइन पढ़ा ठीक है ये साइंस है जो डॉक्टर देखता है ठीक है जो आपको पेरीमीटर और फंडोस्कोपी में नजर आते हैं अब हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा की बात करें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा ठीक है अब इसमें आप देखें कि इसमें कहते हैं कि ओपन एंगल ग्लाकोमा तो अगर एंगल ओपन है तो फिर कैसे डैमेजेस आ सकते हैं ठीक है तो इसमें यहां पे आप देखें कि ये आपका आई है ठीक है और यहां पे आपका एंगल है यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास आइरिस है ये सेलरी बॉडी है और ये आपका कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है जहां पे आपका एंगल बनता है ये आपका एंगल है और इसी एंगल में हमने बात की थी कि आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क ठीक है तो इसमें क्या होता है इस डिजीज में हम कहते हैं कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क का जो लाइनिंग है जो कवरिंग है उनको हम एक नाम देते हैं और वो सेल्स है और उन सेल्स को हम ट्रेबेकुलो साइट्स के ठीक है इस डिजीज में ये जो ट्रेबेकुलोसाइट्स है जो इस जाली को अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करूं तो ये इसी तरह है ठीक है ये इसने इसी तरह का एक जाली बनाई है ठीक है तो इसकी जो कवरिंग्स है ट्रेबेकुलर मेशवर्क के जो कवरिंग वाले सेल्स हैं आप समझे कि इसकी जो एपिथेलियम है वो शेड हो जाती है ठीक है वो लॉस्ट हो जाते हैं वो सेल्स जब वो लॉस्ट हो जाते हैं तो इन फाइबर्स का ये जो इंटरनल पार्ट ये एक्सपोज्ड हो जाता है ठीक है और जब ये एक्सपोज्ड हो जाता है तो एक्सपोज्ड जब आपका यहाँ पे हाथ से स्किन हट जाता है तो यहाँ पे फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है तो यहाँ पे जब ये सेल्स हट जाते हैं तो इन सेल्स के दरमियान अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है ठीक है तो ये यहाँ पे वाटर आ जाता है डिफरेंट चीजें आ जाती हैं ठीक है तो जब यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ जाती हैं तो इन सेल्स की जो साइज होती है वो ऐसे बढ़ जाती है फाइबर्स की जो साइज होती है ठीक है फाइब्रोज लाइक हो जाता है अब इसमें आप देखें ये स्पेस जो है ये कम हो गया इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ठीक है तो जब ये स्पेस कम हो गया तो पहले आप एक बड़े चांद से किसी चीज को चांदते थे अब वो चांद जो है वो छोटा हो गया तो उससे उतना मतलब जल्दी नहीं होगा वो पास नहीं होगा ठीक है तो आपके आई में प्रेशर स्लोली बढ़ेगा जब आपके आई में अब ये एंगल तो ओपन है लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये फाइब्रोज हुआ है इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो छोटे हो गए हैं रास्ता तंग हो गया है तो यहाँ पे आपका इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और अब जब ये आपका इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ गया और जब प्रेशर बढ़ता है तो आप समझे कि बस अब ग्लाकोमा की कहानी शुरू हो गई ठीक है इसमें आपके इस डिजीज में आपके सिम्टम्स क्या होते हैं डिफेक्ट्स तो आपने देख लिए ना सारे डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिए ग्लाकोमा के ठीक है पैथोफिजियोलॉजी भी है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा की पैथोफिजियोलॉजी ये है ठीक अब इस पेशेंट को क्या होगा इस पेशेंट को
डिले डार्क एडेप्टेशन, या इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्योंकि ग्लाकोमा के पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी पेरिफेरल रेटिना डैमेज होती है, जैसे हमने कहानी में कहा। ठीक है, तो पेरिफेरल रेटिना में हमारे रॉड्स होते हैं, सेंट्रल रेटिना जो फोविया है और मैकुला है, यहाँ पे मैक्सिमम कोन्स होते हैं। और हम कहते हैं कि कोन्स जो है ये सेंट्रल विजन या सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन हमारे डे में काम करते हैं, मैक्सिमम ब्राइटनेस में काम करते हैं। रॉड्स हमारे अंधेरे में काम करते हैं। जब आप किसी रास्ते में जाते हैं अंधेरे में या किसी सहरा में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ चांद होते हैं। ठीक है, तो चांद की रोशनी की वजह से आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रास्ता नजर आता है। ठीक है, और वहाँ पे आपकी कौन या विजुअल एक्टिविटी आपको क्लियर नहीं होती, लेकिन आपको फील होता है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो वो विजन जो है वो आपके रॉड्स की वजह से है। ठीक है, और रॉड जो है वो आपके पेरिफेरल रेटिना में फैले हुए हैं। तो ग्लाकोमा की वजह से आपके पेरिफेरल रेटिना डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से आपके सबसे पहले रॉड्स डैमेज होंगे। तो जब आपके रॉड्स डैमेज होते हैं आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात में आपको बड़ा मसला होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका नाइट ब्लाइंडनेस और डार्क एडेप्टेशन किसको कहते हैं? एक है लाइट एडेप्टेशन, एक है डार्क एडेप्टेशन। आप जब किसी लाइट से डायरेक्ट किसी अंधेरे रूम में चले जाते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, तो थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, कुछ मिनट्स के बाद स्लोली आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती, ऐसा है ना? ठीक है, तो वो क्या वजह है कि आपकी वो डार्क एडेप्टेशन एक्टिवेट हो गई है और अब आपके रॉड्स एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो जब आपके रॉड्स डिस्टर्ब हो गए, वो डैमेज हो गए, तो डार्क एडेप्टेशन आपकी खत्म हो गई। ठीक है ना? तो इसीलिए ग्लाकोमा की पेशेंट को डार्क एडेप्टेशन डिले हो जाता है। सर दोबारा समझाइएगा। ठीक है, समझ नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे डार्क में ना रॉड्स काम करते हैं, रेटिना में हमने पढ़ा है, और लाइट में या ब्राइट लाइट में कौन काम करते हैं। आपको कलर्स तब नजर आते हैं जब लाइट मैक्सिमम हो। ठीक है, जब अंधेरा हो आपको कलर्स का पता नहीं चलता, आप सिर्फ शेप्स देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शेप्स देखते हैं। तो ये जो कलरफुल विजन आपका है ये कौन सी वजह है जो आपके मैकुला में मैक्सिमम है। ठीक है, और आपके जो रॉड्स हैं ये मैकुला के अलावा सारे पेरिफेरल रेटिना में है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रॉड्स जो हैं वो आपके 100 मिलियन है, और कौन आपके 6 to 7 मिलियन। तो 100 मिलियन को आप ले ले और 6 to 7 को ले ले, इसीलिए ये कौन जो है ये आपके सिर्फ मैकुला में होते हैं और बाकी सारे रेटिना में आपके रॉड्स होते हैं। अब ये भी नहीं है कि मैकुला के अलावा कौन्स नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेरिफेरल रेटिना में आपको ये बात समझ आ गई कि आपके पेरिफेरल रेटिना में आपके रॉड्स है। ठीक है, सेंट्रल रेटिना में आपके कौन्स थे, तो अभी सेंट्रल रेटिना तो डैमेज ही नहीं हुआ ग्लाकोमा पेशेंट में, अभी तो पेरिफेरल से बात शुरू हुई है। ठीक है, तो जब आपके रॉड डैमेज हो गए जो जो पेरिफेरल रेटिना में है, तो जो रॉड का फंक्शन है वो खत्म होगा ना। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो रॉड का फंक्शन ये है कि वो नाइट में, वो डार्क में, अंधेरे में काम करते हैं। तो जब आप खत्म हो गए वो, तो कैसे आपको अंधेरे में वो कोई फंक्शन दे सकते हैं? इसीलिए आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, और ये नाइट ब्लाइंडनेस हम डिफरेंट डिजीजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, डिफरेंट डिजीजेस में नाइट ब्लाइंडनेस आती है। ठीक है, इन ग्लाकोमेटिक पेशेंट में आप समझे कि
हर वो डिजीज जिसमें आपकी पेरिफेरल रेटिना सेंट्रल रेटिना से पहले डैमेज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जरूर होगा, क्योंकि पेरिफेरल रेटिना में रॉड्स है, ठीक है। तो इसीलिए इस पेशेंट को डार्क एडेप्टेशन का मसला होगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मसला होगा, ठीक है। दूसरा इसको जो सिम्टम होगा डिक्रीज विजन, इसका विजन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप सब की आंखों के सामने जब एक छोटी सी चीज इस तरह आती है आपको बड़ा डिस्टर्ब करती है। अगर आपके पेरिफेरली यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा इतना एरिया और यहाँ पे मुझे ये सारा मेरा फील्ड है, तो अगर ये फील्ड यहाँ से कंस्ट्रक्ट होके यहाँ हो तो मैं कहता हूँ कि मेरी विजन कमजोर होगी, कम होगी, ठीक है। साथ में ये भी है कि यहाँ पे जो आपका ऑप्टिक डिस्क है, तो यहाँ पे आपका फोविया है, तो ऑप्टिक डिस्क भी डैमेज है। तो जब ऑप्टिक डिस्क डैमेज है तो यहाँ पे भी इनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, तो ये तो सेंट्रल रेटिना में आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो भी कम होगी, ठीक है। और तीसरा जो है पेशेंट को जो सिम्टम है ग्लाकोमा में, उसको हेडेक भी होगा और एक भी होगा, आई एक भी होगा, दर्द भी होगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये दर्द मुझे, कुछ लोग कहते हैं ये टेंशन की वजह से, कुछ लोग कहते हैं मैंने नींद नहीं की, कुछ लोग कहते हैं मुझे फला काबा में मुझे इस चीज का टेंशन है, ठीक है। तो इस पेशेंट को हेडेक प्लस आई एक या आई पेन. استاذ ماذا بارس لك diabetes دي كان ولا هذا شبه درايم ليش بقولي ما تذكر إنه تشبه هذا مساكين ليش वो हम डायबिटीज में पढ़ेंगे. वो डायबिटिक है. डायबिटीज एक बड़ी डिजीज है रेटिना की, ठीक है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है, ठीक है. डायबिटीज में भी रेटिना डिस्टर्ब होता है. जिस तरह यहाँ पे पेरिफेरी में हमने पढ़ा कि रॉड्स पड़े होते हैं और सेंटर में रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं, तो यहाँ पे पेरिफेरी में भी कोन्स होते हैं या जस्ट रॉड्स होते हैं? पेरिफेरी में मैक्सिमम पेरिफेरी में आपके कोन्स नहीं होते, ठीक है, सिर्फ रॉड्स होते हैं. मैक्सिमम पेरिफेरी में कोन्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, या अगर हैं भी तो बहुत कम है. इसीलिए क्लिनिकली पेरिफेरी में हम कभी कोन की बात नहीं करते. ठीक है सर ये आपने 100 मिलियन और 6 और 7 मिलियन इसके लिखा है कि 100 मिलियन हमारे पास रॉड्स हैं और 6 से 7 मिलियन कोन्स हैं. तो सर हमारे मतलब आंख में कोन्स ज़्यादा है, कम है रॉड से, तो हमारा तो डे विजन ज़्यादा नहीं होता, रात को तो हमें इसलिए रात को क्या شوية بس بدي شو صار فكر كون زيادة आवार वाला खोल के करना ला रहा सब कोई ये आपने वही क्वेश्चन किया जो मैंने कभी अपने टीचर से पूछा था कि मेडुला अगर इलाज हो जाए तो क्या हो, और उसने मुझे वकील और डॉक्टर का यस दिमाग तो होता है. रात को अगर आप सोते हैं तो मतलब आप कहते हैं कि क्या मतलब नहीं सर मेरा मतलब क्वेश्चन ये है ना कि कौन सा हमारे आँख में कम बनाएंगे, रॉड ज़्यादा है, तो रॉड इसलिए ज़्यादा बनाएंगे कि अंधेरे में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है विजन के लिए, मतलब ज़्यादा पावर चाहिए. ये इसमें तो अल्लाह की हिकमत है, नो डाउट. ये मुझे नहीं पता कि क्यों ज्यादा बनाए गए हैं, लेकिन आप ये बात समझे कि कौन में जब मैं आपको देखता हूँ और मेरी टारगेट आप है तो मेरी कौन स्टिमुलेटेड है, ठीक है. आपके अलावा भी मुझे चीजें नजर आती हैं, ठीक है, और ये चीजें जो हैं ये रॉड्स की वजह से हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है. कौन का सेंट्रल में होना और कौन का कम होना. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे रेटिना में सेंट्रल रेटिना में मैंने आपको एनाटॉमी में एक बात समझाई कि अगर आपको याद हो, हम थोड़ा सा फिर टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ. हम कह रहे थे कि ये आपकी आरपी है, ठीक है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है. उसके बाद फिर हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स आते हैं. ये बात हमने की थी ना. ये आपका कौन है, ये आपका कौन है. तो हमने कहा था कि रॉड जो है
many rods gave impulse to the bipolar cell, एक बाइपोलर को, और एक कौन जो है एक बाइपोलर को इंडिविजुअली सिग्नल देता है। और ये जो कहानी है ये आपके मैकुला में होता है, फोविया में। तो आप समझे कि ये जगह एक्टिवेट हुई है लाइट से, ये भी एक्टिवेट हुई है, ये भी एक्टिवेट हुई है, और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा रॉड्स थे, ठीक है, वो भी एक्टिवेट। तो ये सारे रॉड एक गिंग्लियन और एक बाइपोलर को सप्लाई देते हैं, और ये एक कौन एक बाइपोलर को सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं और हर पॉइंट अपने अलग अलग स्टिमुलेशन लेके जाते हैं, और ये सारे अलग स्टिमुलेशन आपके ब्रेन में जाते हैं। तो जब ब्रेन को इस हिस्से की स्टिमुलेशन मिलेगी, ये मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी हो, इसमें आप चीज़ों को मैक्सिमम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रिजॉल्व कैसे? आप एक चीज़ को देख रहे हैं, इस बोर्ड को मैं देख रहा हूँ, मुझे इसके सारे बटन क्लियर नजर आ रहे हैं, लेकिन पेरिफेरी में अगर मैं इस तरह देख रहा हूँ, मुझे पेरिफेरी में आपके दोनों आंखों के दरमियान का फासला भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल रेटिना में आपके फोविया में कौन टू गैंग्लियन एंड बाइपोलर ये बिल्कुल सिंगल कनेक्शन है, और फिर पेरिफेरी में रॉड्स का जो कनेक्शन है वो मेनी रॉड्स टू वन बाइपोलर एंड वन गैंग्लियन, ठीक है। तो इसीलिए सारा रेटिना रॉड्स ने कवर किया, छोटा पॉइंट ने कवर किया है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है, जो आपका फोकस है, ये कौन का है। इसके अलावा भी आपको पता चलता है, लेकिन इतनी क्लैरिटी का नहीं पता चलता, ठीक है। और अगर सारे रेटिना में आपके कॉन्स होते तो आपका पॉइंट ऑफ फिक्सेशन क्या होता? मुझे ये चीज भी क्लियर नजर आ रहा है, मुझे वो भी क्लियर नजर, मुझे पीछे भी क्लियर ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा ब्रेन कंफ्यूज होता कि किसको फोकस क्या मैं किसको पिक करूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे आपकी बिल्कुल पॉइंट विजन है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेशेंट को आप देखें, असल में मैंने अपने टीचर से बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई बहुत गलत क्वेश्चन भी करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन आप किसी और टीचर से करें, या वो ना रहे या वो आप ना रहे क्योंकि आप तो उस टॉपिक में बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बहुत डिटेल में किया है, ठीक है। तो आपकी ग्लाकोमा के पेशेंट को ये सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ऑनलाइन में मैंने बहुत आपको एक अच्छे तरीके से सर उससे अच्छी समझ आती थी, मैंने वो किया था, लेकिन दो ऑनलाइन की आदत नहीं है ना। सर पहले तो मुझे टीच करने की आदत नहीं है, आपको उससे पढ़ने की आदत नहीं है। हालांकि मैंने सरेजवान का टैब यूज किया था, ठीक है। सर ये कंडीशन रही तो आदत हो जाएगी कोरोना वाली, अगर नहीं इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, ये आपके सिम्टम्स है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा के पेशेंट्स को, ठीक है। ये मसला उसको होगा, वो कहेगा कि मुझे अंधेरे में नजर नहीं आता, मेरी विजन कम है, मुझे हेडेक है, मुझे आई एक है, ठीक है। एक कंफ्यूजन है ये, हमने कहा कि जो ग्लाकोमा है उसमें फीचर रेटिना में सेंसेशन नहीं है, मतलब पेन सेंसेशन नहीं है, और यहाँ पे मतलब इंटीरियरली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें पेन फील होता है। ये देखिए, ये आपका यूविया है, ठीक है। ये आपका यूविया का बेस है, आइरिस बेस, वहाँ से कॉर्निया का बेस है, बिल्कुल। यहाँ की पेन तो आपको ये पेन सेंसेशन इंटीरियरली की है, ये आपको फील होगा, और ये इंटीरियर है। मैं आपको साइंस क्या होंगे, ठीक है। डॉक्टर क्या इसमें फाइंड आउट करेगा? सबसे पहले तो वो आपका इंक्रीज आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपका बढ़ गया है इंट्राऑक्यूलर, तो वो होगा। दूसरी बात जो है आपको विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, ठीक है।
वही डिफेक्ट जो अभी पहले हमने पढ़े। यस ठीक है। और तीसरा जो है ऑप्टिक डिस्क डैमेजेस या कपिंग आप समझे। ठीक है। ये पेशेंट को साइंस होंगे जब डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो ये मसले पहले उसकी इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेगा टोनोमीटर से, जो कल हमने डिस्कस की थी। चाहे वो शॉर्ट टोनोमीटर से चेक करे, चाहे वो गोल्डन टोनोमीटर से चेक करे। ठीक है। दूसरा वो विजुअल फील्ड किस चीज से टेस्ट करेगा, किस चीज से चेक करेगा। तो इसमें आप याद रखें कि विजुअल फील्ड की जो चेकिंग है, जो टेस्टिंग है या इन्वेस्टिगेशन है, वो पेरीमेट्री से होती है, लेकिन डिस्क की जो चेंजेस है वो ओसीटी फंडास्कोपी से भी पता चलती है, लेकिन क्लियरली जो चेंजेस वो ओसीटी से। ठीक है। मैं सरगोदा में गया था, वहाँ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। तब मैं उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कुछ आता है तो आज इस पेशेंट की कब डिस्क रेशियो चेक करो ऑप्थेल्मोस्कोप से। तो हम अपने यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं एचएमसी में, बड़े ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ी सी आप कहते हैं अगर इसमें थोड़ी सी मैंने गलती की तो इसने मुझे सुनानी है जी। उसने मुझे ऑप्थेल्मोस्कोप दी और उसने कहा सर खबर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यस कसम कोई कसम माशाल्लाह। मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहते सर मुताहिर ने भी फर्स्ट पोजीशन मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम बड़े कॉन्सेप्ट के साथ पेपर करते हो और बड़े कॉन्सेप्ट से तुम, लेकिन तुम ये बहाना बनाते हो कि मैंने तुक्के से। मैं कसम खाता था कि मैंने तुक्के से किया। मुझसे एक बंदे ने पूछा फोन पे कि तुम मुझे बताओ मेरी कमीज की लेंथ क्या होगी। मैंने कहा कोई यही 39.5। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा मैंने तुक्का मारा। ठीक है। तो वो जो डॉक्टर थे उसने मुझे कब डिस्क रेशियो फाइंड आउट करो, मैंने ऐसे ही देखो, मैंने कहा 0.6 है, ऐसे ही तुक्का मार दिया। मुझे अब नहीं पता कि ये क्या है। जब उसने ओसीडी की, यकीन है वो 0.6 था। वो डॉक्टर मुझे देख के हैरान हो रहा है कि ये तो बड़ा कम। मैं दिल में सोच के हैरान हूं ये कैसे ठीक हो गया। ठीक है। तो ये तुक्के ना, ये तुक्के बड़े चलते हैं। सर मुताहिर फर्स्ट पोजीशन ये ऑप्थेल्मोस्कोप से जब आप फंडास्कोपी कर रहे तो वो आप मेंशन कर लेते हैं किस तरह पता चलता है ये इतना है, ये कैसा? हाँ। अच्छा देखिए, ये आपके प्रैक्टिकल स्किल से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल टायरों का काम करते हैं, ठीक है। आपने सारी जिंदगी टायर देखे हैं, ये छोटी गाड़ी की टायर, ये बड़ी गाड़ी की टायर है। आप एक बंदा तुम्हें चेक कर रहा है और वो एक टायर लेके तुम्हारे सामने खड़ा है, ये देखो कौन सी गाड़ी। तो बड़े 2 मिनट में कहोगे कि इस गाड़ी की टायर है, ठीक है। ये कब डिस्क की इसी तरह है। यहाँ पे ये आपकी ऑप्टिक डिस्क कपिंग है, खाली जो जगह डिस्क में होती है, और ये आपका डिस्क है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी आते हैं, ठीक है। तो जब आप, वो हमारे टीचर कहते थे कि जब आप 100 नॉर्मल पेशेंट्स को देख लें तो आपको उसके बाद एक नॉर्मल पेशेंट का पता चलेगा। जब आपने नॉर्मल पेशेंट को नहीं देखा आपको कभी पता नहीं चलता कि ये नॉर्मल है, ठीक है। जब मैं नॉर्मली वो कहते हैं कि एक गांव में एक बंदा गया जिसकी नाक कट गई थी, तो सारे गांव वाले उसके पीछे हंस रहे थे कि ये देखो उसकी नाक कट गई है, ठीक है। फिर उस बंदे ने सारे गांव की नाक कटवा दी। फिर उस गांव में एक अरसा बाद एक बंदा गया जिसका नाक था, सारे गांव वाले उसके पीछे हंस रहे थे, देखो इसका नाक है, ठीक है। तो जब आप 100 लोगों को नॉर्मली देखे और उनके डिस्क को देखे आपको तब पता चलेगा कि ये डिस्क जो है इसका है नॉर्मल है। तो देखें ये जो डिस्क है ना, इसको आप इस तरह आप कैसे देखेंगे? आप ये देखेंगे कि ये इस डिस्क को अगर मैं इस तरह डिवाइड करूं, कुछ ऑप्थेल्मोस्कोप में ग्रेड स्केल भी होता है, ठीक है। और इसमें आपके जो 3 हिस्से हैं ये कप है,
बाकी है सब। अब ये नॉर्मली डिस्क ऐसा होता है, लेकिन एक पेशेंट का डिस्क आपने देख लिया जिसका कपिंग यहाँ तक थी, ये आपको नॉर्मल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। है ना? और ये आपको लगेगा कि मेरे ख्याल से, आप कहेंगे मेरे ख्याल से ये 0.7 0.8 तक कपिंग है अंदाजे से। इसी तरह बिल्कुल तो ऑप्थेल्मोस्कोप से इसी तरह लोग डायग्नोज करते हैं कि मेरे ख्याल से इतना कपिंग है। और जब ओसीटी की जाती है तो उसके अंदाजे से 1 या 2 mm आगे पीछे होता है, ठीक है? उसके अंदाजे से 1 या 2 mm आगे पीछे या एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है? इसी तरह पता चलता है। और ऑप्थेल्मोस्कोप में एक ग्रेड भी होता है, जिन ऑप्थेल्मोस्कोप में वो ग्रेड है उसके लिए और भी इजी है, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके डिस्क चेंजेस होंगे। और आपके अब ये आप कहेंगे कि ये क्यों इतना कपिंग कहाँ से हुआ है? सर जब आप डिफेक्ट्स तो रेटिना में है, तो यहाँ पे कपिंग क्यों है? यहाँ पे तो उनके सारे फाइबर जाते हैं, ठीक है? तो इन पे यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है और इनसे हम कहते हैं कि ये आपके आई बाल है और यहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है? तो जब इस पे प्रेशर बनेगा तो ये जो है इस्केमिक होंगे ना, प्रेशर की वजह से ब्लड भी नहीं मिलेगा, तो ये स्लोली स्लोली डैमेज होते हैं। और ये जो इसका रिम है ये पतला होता जाता है, और ये जो फाइबर्स है ये यहाँ से आए हैं ना, दूर से, ये भी दूर से आए हैं। तो अगर ये फाइबर यहाँ डैमेज हो गया तो इसका यहाँ कोई काम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी है। तो इसीलिए इसमें ये डैमेजेस बढ़ते जाते हैं और कपिंग यहाँ तक आ जाती है। सर अगर ये मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोमा हो रहा हो, मैकेनिकल की वजह से अगर है ये तो फिर ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा। सर मैकेनिक की वजह से अगर स्कैनिंग की वजह से हो तो मैंने जिस तरह ये फाइबर डेड है, जी सर, यहाँ पे आपका विट्रियस है, विट्रियस का इस तरह रास्ता है, तो ये फिर भी ये डैमेज होता है। ये तो पतला है ना, ये रास्ता जो है निकलने का एक रास्ता है। तो अब आप ये समझे कि यहाँ से ये डैमेज क्यों नहीं होता, यहाँ से इंटरनली क्यों? क्योंकि प्रेशर इस पे इंटरनली है। इनके फाइबर्स जो यहाँ रेटिना बनाते हैं और रेटिना के इनरमोस्ट लेयर बनाते हैं, ये इंटरनली है। एक्सटर्नली तो जो लेयर्स है वो उसमें आरपी और न्यूरो रिसेप्टर्स आते हैं जिस पे प्रेशर बहुत कम। सबसे पहले प्रेशर तो नर्व फाइबर लेयर पे पड़ेगा जो आपके विट्रियस के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये रिम जो है ये कपिंग बढ़ जाती है और रिम कम हो जाती है। और दूसरी बात, आपके जो ब्लड वेसल्स इसमें आते हैं, ये ब्लड वेसल किसी तरह नॉर्मली आपके ब्लड वेसल थोड़े से नेजल होते हैं, तो ये ब्लड वेसल और भी नेजली चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं प्रेशर की वजह से। इसको हम कहते हैं नेजलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है? सर ऐसा हो सकता है कि एक्वेसियमर ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो, विट्रस पर भी प्रेशर ना हो सर, और फिर भी सिर्फ जो है ना इस्कीमिक की वजह से जो है, देखो इसमें बड़े टाइप्स है। इसमें नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा है जिसमें आपका एक्वेसियमर का प्रेशर नॉर्मल होता है और वहाँ फील्ड इफेक्ट्स होते हैं। और सर फील्ड इफेक्ट्स को लेकर इसका साइज मेंटेन रहे, इसका साइज जो फील्ड इफेक्ट्स आपके ग्लाकोमा की, देखो एक बात याद रखो हमेशा, ग्लाकोमा में आप 2 पॉइंट्स के बेस पे आप ग्लाकोमा पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। पहली पॉइंट ये है कि डिस्क कपिंग, ये जरूर होगी सर। एक पेशेंट में अगर डिस्क कपिंग है और उसके साथ उसमें फील्ड इफेक्ट्स हैं, तो चाहे उसमें आईओपी इंक्रीज हो या ना हो, ये पेशेंट ग्लाकोमेटिक है। इन 2 पॉइंट्स के बेस पे आप उसको ग्लाकोमा की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है? अगर ये उसमें ना हो तो ये पेशेंट अब देखें डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी फील्ड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन डिस्क में कोई कपिंग नहीं होती, इसीलिए हम उसको ग्लाकोमा में नहीं डालते, ठीक है? तो ग्लाकोमा को डायग्नोज करने के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल, ठीक है? अच्छा सर जी उसमें का एक क्वेश्चन है जी बोले। सर एक मेडिकल उससे ग्लाकोमा है तो उसकी फील्ड डिफेक्ट्स नहीं थे, आईओपी था सिर्फ और उसका लो विजन था। और सर ये जो ये डिलेड डार्क एजुकेशन है ये उसे कैसे पता चलेगा? मतलब उसका तो रात को नॉर्मल
तो उसी के पेशेंट को देखो, अभी आप लोगों ने ग्लाकोमा की सारी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कंप्रेस करता है, और जब उसको कंप्रेस करता है तो जो आपकी न्यूरोट्रोफिन जो ग्रोथ फैक्टर्स है फॉर द फंक्शन ऑफ गैंग्लियन वो खत्म हो जाते हैं। जब गैंग्लियन को न्यूरोट्रोफिन नहीं मिलेंगे तो उसमें प्रोग्राम सेल डेथ होगी, और जब उसमें डेथ होगी तो यहाँ पे आपका नर्व फाइबर लेयर उसकी डेथ होगी, तो यहाँ पे भी डेथ होगी। सर ऑप्टिक नर्व तो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। हाँ, तो सुने ना, तो यहाँ पे जब डेथ हो गई, ये रिम बढ़ गया, ये मैकेनिकल थ्योरी है, और आपके विजुअल फील्ड एंड ऑप्टिक नर्व में हेड के चेंजेस आ गए और आपको ग्लाकोमा हो गया। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में ब्लड आता है, वहाँ पे कोई ब्लड की फ्लो कम हो गई किसी रीजन की वजह से, पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर वहाँ ब्लड कम आ गई तो यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई नरिशमेंट थी आप इनको कम हो गई, तो वक्त के साथ साथ सेल की डेथ हो जाती है। जब सेल की डेथ हो जाती है तो ये जो नर्व फाइबर लेयर है इसमें चेंजेस आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके कप डिस्क जो है उसमें कपिंग आ जाती है। ठीक है, ये दो थ्योरीज हैं, और इसकी वजह से आपका ऑप्टिक नर्व हेड, ये ऑप्टिक नर्व कहाँ से बना है? यही गैंग्लियन सेल का जो नर्व फाइबर लेयर है ये इस तरह जाके ऑप्टिक नर्व बना है। यहाँ पे जो बंडल है, एक रस्सी है, कहाँ से बनी? वहां से ये नर्व्स आए हैं। ठीक है, इसीलिए ये चेंजेस होते हैं। समझ आ गए? The trabecular meshwork जो है ये trabeculocyte सेल से बना हुआ है। इसके सुपरफिशियली जो लाइनिंग है वो रेटिकुलर। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अच्छा सुने, मेरी बात सुने। पेशेंट में मॉर्निंग में जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है और नाइट में जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉर्निंग में जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो प्रेशर अगर 16 mmHg है, और नाइट में आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर सपोज आपका 14 या 18 mmHg है, तो ये प्रेशर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक, और इस प्रेशर में इसको हम डायगोनल आईओपी कहते हैं, और इस प्रेशर में ये अब फिजियोलॉजिकल है अगर ये 4 mmHg तक है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मॉर्निंग और नाइट के प्रेशर में 8 mmHg या इससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो ये पैथोलॉजिकल कंसिडर किया जाता है, और ये इंडिकेशन ऑफ ग्लाकोमा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर आपके मॉर्निंग में और नाइट में आपके प्रेशर में 8 या इससे ज्यादा का फर्क हो, ठीक है, तो ये आपका पैथोलॉजिकल कंसिडर किया जाता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। तक तो नहीं गए? 2 मिनट का रेस्ट स्टार्ट है। 2 मिनट ट्रीटमेंट कोई भी था, कोई जाने का लगा उसको। बल क्लास बल क्लास था सर, बल क्लास था जी का क्लास है। जी सर, जी पर उसको रेस्ट ना ब्रेक पर ये बोला जो क्लास सही बता। ट्रीटमेंट का पेमेंट यार, ट्रीटमेंट दिया बच्चे को। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब हम क्या करेंगे? या तो हम इसकी प्रोडक्शन कम करें, हम वो मेडिसिन देंगे जिसमें इसकी प्रोडक्शन एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाए जी, ताकि जो ऑलरेडी सिक्रीट हुए हैं और आपके अहवाल में उसने प्रेशर बनाया है उससे ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, या इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने तेज कराना है। ये 2 वजह हो सकती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में तो यहाँ पे ये आपकी आई बॉल है, इसमें आपका ये आपका आई बॉल है। ठीक है, और इसमें आपका ये जो पार्ट है ये आपका कॉर्निया है, ये आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल है। तो यहां से हम कहते हैं कि एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सिलरी एपिथेलियम ऑफ द सिलरी बॉडी प्रोड्यूस होते हैं, और यही प्रोडक्शन फिर यहाँ पे ड्रेन होती है। ऐसा है ना? यस सर। ये यहाँ पे ड्रेन होता है। ये आपका आयरस है।
ठीक है। अब हम यहाँ या तो इसको स्टॉप करेंगे या कम करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, या हम इस एंगल को ऐसा करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे मेडिसिन देंगे कि इसकी ड्रेनेज ज्यादा हो, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज बीटा ब्लॉकर्स। ये फार्माकोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स, तो हम कहते हैं कि हमारा जितना भी सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक इज रिलेटेड टू फाइट, फ्लाइट या फ्लाइट, ठीक है। जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो या तो हम किसी से लड़ते हैं, हमारा बीपी हाई होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स हमारे हार्ट पे होते हैं, हमारे किडनीज पे होते हैं और हमारे लंग्स में होते हैं। तो जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, इसको बीटा रिसेप्टर्स कहते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स इसको कहते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आपका हार्ट की जो रिदम है वो इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट ज्यादा, टेकिकार्डिया होता है आपको, ठीक है। और हम कहते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है? किडनी के ऊपर, यस। तो ये वहाँ पे लोकेटेड है, ये बीटा रिसेप्टर्स, और एड्रीनल ग्लैंड स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। इसी तरह लंग्स में भी ये रिसेप्टर्स हैं। तो जब ये सारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपके हार्ट बीट इंक्रीज होता है, आपके लंग्स का जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये आपके आई में भी है, बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स आपके सेलुलर बॉडी के एपिथेलियम में भी है। तो वहां पे भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वहां पे एक्टिवेट होते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो आपका आईपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम पेशेंट को ऐसे मेडिसिन या मेडिकेशन देंगे जिसमें ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए, ताकि ये जो प्रोडक्शन है ये कम हो जाए। तो इसीलिए हम इस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स जो है ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ये हम जब इसको देते हैं तो यहाँ पे जो आईयूपी की एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन था वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स को जब हम बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिन मेडिसिन से हम उनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। और ये लोकल आई ड्रॉप्स, लोकल ड्रॉप्स से हम देते हैं। अगर ये हम सिस्टेमिक से दे तो हमारे सारे सिस्टम में हार्ट बीट कम हो जाएगा, हमारे लंग्स का जो इनहेलेशन है वो कम होगा, और जो हमारे सारे सिंपैथेटिक सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बीटा ब्लॉकर जब हम देते हैं प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसीलिए हम इसको एंटी ग्लाइकोमिक थेरेपी समझते हैं, ये एक्वस की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ये हमने प्रोडक्शन के लेवल पे इसको ट्रीट किया। इसमें डिफरेंट चीजें हैं, इसमें हमारे पास हैं टेमोलोल, ब्यूटॉक्सोलोल, लियोबिनालोल, ठीक है सर। रनिंग में भी सर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, सही है सर। तो जब मतलब एक बंदा रनिंग करता है या मतलब स्पोर्ट्स गेम वगैरह कुछ खेलता है, तो उस वक्त भी ये जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन है ज़्यादा होगी सर? जब आप रनिंग करते हैं तो आपके सारे सोमैटिक मसल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, और उसके साथ आपका हार्ट बीट भी ज्यादा, लंग्स भी ज्यादा होते हैं, यस सर, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका उसके साथ वो सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो लोग ज्यादा वो स्पोर्ट्स करते हैं, ज्यादा वो करते हैं, तो वो ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, यस सर, ठीक है। वो तो सोमैटिक सिस्टम की बात हो गई, लेकिन रनिंग में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और प्रोडक्शन ज्यादा होती है। लेकिन ये नहीं है ऐसा ये एक इंडिविजुअली ये प्रोडक्शन बस हर चीज से होती है, ये डिस्क चेंजेस इतने जल्दी नहीं आते, ये स्लोली, इसको हम कहते हैं स्लो ऑप्टिक प्रोग्रेसिव न्यूरोपैथी, ठीक है ना। तो फिर सर ये आप रनिंग लोगों ने जब मैंने कल आपको वो पढ़ाया, आप लोगों ने बुक पढ़ा था? हाँ, आपके अलावा किसी ने पढ़ा था बुक? नो सर, मैं ये अभी तक किया था सर। जब आप बुक पढ़ेंगे ना
तो आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा। इस क्लास में अगर मैं आपको 100% सिखाऊं तब भी आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है? बुक साथ साथ पढ़ा करें, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है ना ये कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है उन रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक किया, ठीक है? तो ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी दरियाफत हुई तो इसकी दरियाफत प्रोस्टेट ग्लैंड्स, अच्छा, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड में वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन पहले आपके पहले प्रोस्टाग्लैंडिन आपके सारे बॉडी में है, हर जगह पे है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा, इनको कुछ हार्मोन समझिए, हार्मोनल एक्शन है, ये आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इंक्रीज करता है, ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन वुमेन में जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनके यूट्रस की कंट्रैक्शन बढ़ाती है, ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हर जगह पे इन्फ्लेमेशन जो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन जरूर होता है, ठीक है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है। तो जब हम ऐसे पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं तो हम कहते हैं, इसको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये इलैबोरेट कराऊं, हम कहते हैं कि एक ट्रेबेकुलर मेशवर्क का पाथवे है जहाँ से 90% ड्रेनेज होती है, ठीक है? हमने ये बात की थी, ठीक है? एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में, ठीक है? ये आपका एंगल है, ठीक है? यहाँ पे आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ठीक है? और ट्रेबेकुलर मेशवर्क से फिर हम कहते हैं ये आपका स्क्लीरा है, ये आपका सारा यूविया है, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाते हैं, लेकिन यूवियल पाथवे जो है प्रोस्टाग्लैंडिन यूवियल पाथवे पे काम करते हैं, और वो यहाँ पे ये जो पार्ट है जो यूविया है, सेलरी बॉडी है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ के मसल्स पे जब ये एक्ट करते हैं तो इनमें इंटरसेलुलर सेलुलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो ये यहाँ में फिर वापस इस सिस्टम में आते हैं और यहाँ से फिर वेनस सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये आपका एक्वस ह्यूमर इस रास्ते से यूवी स्क्लेरल या यूवियल पाथवे से ये लेके जाते हैं, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर ज़्यादा यूज हो जाए तो ये इसी तरह यहाँ पे आते हैं ना, और ये आपका आयरस है, तो ये आयरस पे पैचेस बनाते हैं, ठीक है? और हम कहते हैं कि आयरस पे हमारे पास मेलेनिन है, मेलानोसाइट्स है। आयरस कलरफुल क्यों दिखता है? यहाँ पे मेलानोसाइट्स है ना जिसमें मेलेनिन है, तो जब यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मेलेनिन की मिकदार को बढ़ाते हैं, इसीलिए आयरस के कलर में थोड़ी सी चेंजेस नजर आती है, और ये चेंजेस आपको ब्राउन आयरस एंड ग्रीन आयरस में ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? ब्लैक में तो कुछ नहीं नजर आता। तो यहाँ पे इसको हम फिर कहते हैं हेटेरोक्रोमिया, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का साइड इफेक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो जब आप ये मेडिकेशन ज्यादा देर तक यूज करते हैं आपकी आंखें भी रेड होंगी, ठीक है? तो ये यूवी स्क्लेरल पाथवे से पास कर देते हैं आपके एक्वस को, और 10% ये इसको, ये भी हमारे पास फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। फर्स्ट एंड सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि जब आपके पास ग्लाइकोमा का पेशेंट आ जाता है तो आप कौन सा चॉइस सेलेक्ट करते हैं, आप कौन सी मेडिकेशन उनको देते हैं, ठीक है? ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है? ये बुक में आपके सिर्फ ट्रीटमेंट्स लिखे हैं, ये ट्रीटमेंट आपने इतना डोज दें, ये ट्रीटमेंट बस इतना दें, इतना, ये एक्ट कैसे करते हैं ये नहीं लिखा बुक में, ठीक है? अब कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनका अलग मैकेनिज्म है, बोर तो नहीं हुए ना? कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर अगर मैं सिर्फ सेलरी एपिथेलियम को यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये आपका सेलरी एपिथेलियम है, जो यहाँ पे ऐसे आयरस है, और ये आपका सेलरी बॉडी है। हम कहते हैं यहाँ पे आपका जो
प्रोडक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम है और उसको हम कार्बनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। तो सेलरी बॉडी में होता है। सेलुलर बॉडी की एपिथेलियम में, अच्छा। ठीक है। और ये आपका एक रिएक्शन करता है बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ये आपको चाहिए कि ये फार्माकोलॉजी की ट्रीटमेंट अगर कोई आपको पढ़ाता है तो ऐसे पढ़ाए, अगर ऐसे नहीं पढ़ाता तो फिर आपकी बुक की वो ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे होते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और हम कहते हैं कि कैटलिस्ट उस चीज़ को हम कहते हैं जो रिएक्शन को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है। तो जब ये इस पे काम करता है तो हमने कहा था कि ये सारा बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर आता है इसके पीछे वाटर आता है और उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे इसको ब्लॉक करें तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की ट्रीटमेंट में हम इस रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। और जब हम इसको स्टॉप करते हैं तो आपकी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे प्रोडक्टरी लेवल पे ट्रीटमेंट है ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट की बड़ी लिस्ट है। कार्बनिक एनहाइड्रेज भी फर्स्ट ड्रग चॉइस में आता है। आई थिंक ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस या फर्स्ट होगा पता नहीं, लेकिन मोस्टली बीटा ब्लॉकर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। आप अक्सर आपने वो वहाँ पे देखा वार्ड में उसके टेमोलॉल तो जरूर लिखते हैं। डोज़ोलामाइड कॉम्बिनेशन में। डोज़ोलामाइड कौन सी चीज़ है? अच्छा, आजकल तो कॉम्बिनेशन देते हैं क्योंकि अब बहुत एडवांस दौर है, ठीक है। पहले सिंगल ड्रग्स देते थे, अब कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो चौथे नंबर पे जो आपका ट्रीटमेंट है उसको हम मायोटिक्स कहते हैं। मायोटिक्स क्या करते हैं? मायोटिक्स आपके पीपल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल आयरस है, ठीक है। ये आपका आयरस है और हम कहते हैं कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क एट द कॉर्नर ऑफ द आयरस, एट द रूट ऑफ द आयरस ट्रेबेकुलर मेशवर्क होगा। तो अगर ये आपका जो प्यूपल है अगर ये बहुत ज्यादा डायलेट है तो ये जो इसका लेंथ था ये कम हो गया तो ये मोटा हो गया यहाँ पे, और ये इस वजह से ये इस एंगल को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो हम मायोटिक्स में क्या करते हैं कि इस प्यूपल को हम इतना कंस्ट्रिक्ट करते हैं कि बिल्कुल इसको खींचते हैं, अपने रूट्स को ये इस तरफ खींचते हैं तो ये एंगल ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब एंगल ओपन होता है तो ड्रेनेज खुल जाता है, और जब ड्रेनेज खुल जाता है तो आपका यूपी डाउनवर्ड आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो पाइलोकार्पी है, ठीक है। जब आपकी आंखें डायलेट होंगी ना तो उससे आईयूपी बढ़ जाती है, इसीलिए जब आप अंधेरे में जाते हैं अंधेरे में आईयूपी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपके मायोटिक्स का वो मैकेनिज्म है। इसके बाद कौन सा रह गया? अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई ट्रीटमेंट है तो बस उसको आप वो कर ले। टैबलेट फॉर्म में जो एसिटाज़ोलामाइड आता है एज़ेडिन की फॉर्म में, वो ये क्या है, आप क्या समझते हैं ये कौन सा है? तो ये कैसे डोर्ज़लमाइड और एसिटाज़ोलामाइड आपको क्या लगता है इन सब में कौन सा होगा? केमिकल स्ट्रक्चर में फर्क होगा? नहीं कार्बनिक एनहाइड्रेज अच्छा, इनहिबिटर होगा। हाँ, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अच्छा, एसिटाज़ोलामाइड। हाँ, एसिटाज़ोलामाइड, डोर्ज़लमाइड, ये सारी तो ये हम कम्युनिकेशन में भी लेते हैं आपके, ठीक है। सही।
और ऐसे पेशेंट्स जिसकी ग्लाकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो ना, मतलब फैमिली में किसी को ग्लाकोमा हुआ था और वो बच्चा जब उसकी हम रिफ्रैक्शन करते हैं ना, या उस बच्चे की जब